तो मुझे पहाड़ों में इंटरेस्ट था शुरू से ही कि चढ़ाई कैसे होती है, वहाँ पे क्या होता है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन इसका रिसर्च स्टार्ट किया। तो कुछ लिंक्स जो मैंने ट्रेनिंग की थी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली हिमाचल प्रदेश, वहाँ से मैंने बेसिक कोर्स किया। उसके बाद मैंने उसमें A ग्रेड प्राप्त किया और उसके बाद ही मुझे एडवांस कोर्स में उसके बाद जो रास्ते खुलते गए, स्पोर्ट मिलती गई। और उसके बाद मैंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो पहाड़ था वो था माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ है जी। और तंजानिया देश में है वो जी। उसके लिए मैंने अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी तैयार किया। फिर उसमें दिक्कत आई फाइनेंशियली क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे आगे आए हमारे माननीय पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री श्री JP दलाल जी। उन्होंने इसके अंदर मुझे लगभग 70% तक की फाइनेंस की थी और जिससे वो सपना मुमकिन हो पाया। और मैं अपने क्षेत्र का पहला पर्वतारोही बना जिसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। अब मैं जा रहा हूँ यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई है 5642। भाई उजियारा अगर वो खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। ये पंक्तियाँ आपने सुनी होगी, क्योंकि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का अगर हौसला हो तो आदमी बड़े से बड़े फतेह भी हासिल कर सकता है। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापत और आप देख रहे हैं NPS न्यूज़। भाई NPS न्यूज़ ना करें कंफ्यूज। आज हमारे साथ कैमरे फ्रेम में आप देख पा रहे हो पूरे भारत के अंदर जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया है, हमारे साथ मौजूद है जो एक अच्छे खिलाड़ी हम इन्हें कह सकते हैं। आइए पूरी बातचीत इनसे कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी अपना पूरा नाम पता है दर्शकों को बताएं। जी मेरा पूरा नाम है प्रवीण कुमार पुत्र श्री सतबीर सिंह और मैं काफ़ी समय से सिवानी में रह रहा हूँ। मूलतः मैं मुगलपुरा गांव उपलाना से हूँ और यहाँ सिवानी में ही मार्केट कमेटी सिवानी का एक कर्मचारी भी हूँ जी। जी आज हमारा भी सौभाग्य है कि आज आपके साथ मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने आपके बारे में बहुत से जिक्र सुने हैं कि आपने बड़ी से बड़ी चोटियां फतेह की है, पूरी मेहनत से जी जान से आप लगे हुए हो। लेकिन अपने बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी भी। पहली बात तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये चोटियां फतेह करने का शौक़ कब से लगा? जी जैसे कि चोटियों के बारे में ज़्यादातर लोगों को एक ही चोटी का नाम पता होता है, माउंट एवरेस्ट जी। उसके बाद पता करते भी उस पर चढ़ना कैसे है वो किसी को पता नहीं। वही सबको पता है कि तेंजिंग लेरी ने सबसे पहली बार चढ़ाई की थी। अब आपको करनी है तो कैसे करेंगे? तो एक कहते हैं इंटरेस्ट था कि भाई पहाड़ों पे चढ़ते कैसे, भाई रस्सी लगाई चढ़ गए या कोई सीढ़ियाँ बनी होती है। तो पहाड़ों के नाम पे नज़दीक एक तो सामगा पहाड़ी पता था हमें, बिल्कुल। तो उस पर गए हैं तो बस लगा कि यही सारे ऐसे होते हैं। फिर एक टाइम के साथ टाइम निकलता गया और फिर एक टाइम आया कोरोना का जी। उस टाइम 2021 में मेरे को भी कोरोना हुआ था। तो उसमें मैंने थोड़ा सा टाइम मिला मुझे, तो मैं रिसर्च करने लगा जो भी मुझे पसंद था उस टाइम दिमाग को चलाए रखने के लिए। तो उसमें मैंने माउंटेनियरिंग के बारे में थोड़ा सा पता किया कि ये है और इसमें भाई आसपास के क्षेत्र से हमारे कौन कौन है जो अभी कर रहे हैं। तो उनमें कुछ नाम मेरे सामने आए तो उनको देख के और भी प्रेरणा मिली, क्योंकि ये हमारे आसपास के नाम थे कि अरे ये कर सकते हैं, इनके बारे में सुना है, वो कर सकते हैं, तो हम कैसे करें। तब मुझे उसके डिटेल से पता चला, क्योंकि एक जो इंटरेस्ट होता है ना, आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से इंक्वायरी करते हैं। तो मुझे पहाड़ों में इंटरेस्ट था शुरू से ही कि चढ़ाई कैसे होती है, वहाँ पे क्या होता है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन इसका रिसर्च स्टार्ट किया। तो कुछ लिंक्स मिले, फिर कुछ जानने वालों से पता किया तो उन्होंने माध्यम बताए। फिर पता चला इंस्टीट्यूट भी होते हैं इसके ट्रेनिंग के जी। ऐसा नहीं कि आपने कपड़े गर्म पहने और चले गए, उसकी ट्रेनिंग होती है, बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। जो मैंने ट्रेनिंग की थी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली हिमाचल प्रदेश, वहाँ से मैंने बेसिक कोर्स किया। उसके बाद मैंने उसमें A ग्रेड प्राप्त किया और उसके बाद ही मुझे एडवांस कोर्स में एडमिशन मिला और 2023 में मैंने वो एडवांस कोर्स भी पूरा कर लिया। और मेरी ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने 3 चोटियों पर चढ़ाई की थी, जिसमें से 2 के ऊपर बेस कैंप, जिसकी चोटी पूरी नहीं चढ़ाई थी की हमने। और जून 2023 के एडवांस कोर्स के दौरान फ्रेंडशिप पीक है 5289 मीटर, उसके ऊपर हमने पहली बार पूरी चोटी पर तिरंगा फहराया था जी। तो वो मेरी एक कह सकते पूरी चोटी चढ़ने का पहली चोटी थी फ्रेंडशिप पीक हिमाचल की। और उसके बाद जो रास्ते खुलते गए, स्पोर्ट मिलती गई और उसके बाद मैंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो पहाड़ था वो था माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ है जी। और तंजानिया देश में है वो जी। उसके लिए मैंने अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी तैयार किया। फिर उसमें दिक्कत आई
फाइनेंशियली कि क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे आगे आए हमारे माननीय पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल जी। उन्होंने इसके अंदर मुझे लगभग 70% तक की फाइनेंस की थी और जिससे वो सपना मुमकिन हो पाया और मैं अपने क्षेत्र का पहला पर्वतारोही बना जिसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया था 26 जनवरी 2024 को। और 26 जनवरी को ऐसा करने वाला मैं हरियाणा का इकलौता पर्वतारोही भी था उस दिन जिन्हें ऐसा किया था। और उसके बाद रास्ते खुलते गए और उसी की श्रेणी में मैंने उससे ऊंची चोटी सितंबर 2024 को हिमाचल के अंदर माउंट यूनम 6111 मीटर की वो फतेह की थी। तो उसके बाद किसी तबीयत ख़राब होने और ऑफिस कार्य होने के कारण काफ़ी समय निकल गया और फाइनेंशियली भी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि बीच में चोटियाँ कर पाऊँ। तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए अब मैंने लोन भी लिया है, जो मेरी थोड़ी सेविंग थी उसको इकट्ठा करके अब मैं जा रहा हूँ यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। और उसके लिए मैं 31 तारीख को दिल्ली से निकल रहा हूँ और आशा रहेगी कि सितंबर के पहले हफ्ते में ही उसको मैं फतेह कर लूँ। और ये मेरा दूसरा महाद्वीप होगा क्योंकि मैंने एक मकसद बनाया कि मैं दुनिया के 7 महाद्वीप हैं और उनकी हर एक चोटी, सबसे ऊंची चोटी, हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर पाऊँ। अब मेरी ये दूसरी चोटी रहेगी और इसी श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है। तो वो एक हर पर्वतारोही का सपना रहता है कि उसे ज़रूर फतेह करे जी। तो भाई इंसान की कामयाबी के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो होता है बिल्कुल सरल और एक रास्ता होता है जोखिम भरा, यानी कि उस रास्ते पे आपको कांटे मिलेंगे लेकिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो सर, जिस प्रकार से इतना जोखिम भरा रास्ता आपने चुना, पहाड़ों की चोटियाँ फतह करना कोई आसान काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अपनी जान जोखिम भी डालकर आप ये सब कर पाते हैं। तो ये रास्ता ही आपने क्यों चुना भी पहाड़ों की? क्योंकि कामयाबी के लिए आप और भी प्रयास कर सकते थे, कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे संस्कार हैं आपके, तो ये रास्ता ही आपने क्यों चुना? जी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं मार्केट कमेटी शिवानी का भी कर्मचारी हूँ। मैं एक नौकरी कर ही रहा हूँ, लेकिन एक मन में रहती है कि आपका एक सपना है, उसे पूरा करना भी जरूरी है। नौकरी सारी उम्र करनी है हमें, आज भी है, कल भी करते रहेंगे, उसके आगे भी करते रहेंगे। एक उम्र आएगी जब हम पहाड़ चढ़ भी ना पाएंगे। तो आज वो उम्र है कि हमारे पास इतना हौसला है, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम वो अपना पसंद का कुछ कर सकें। तो जो पहाड़ों के प्रति जुनून था, जो एक शौक़ कह सकते हो आप, जिसको मैंने प्रोफेशन में भी डाला है कुछ हद तक कि मैं उसे कर पाऊँ, तो मैंने उसका एक प्रयास किया था, वो प्रयास सफल रहा। तो अब एक कहते हैं ना, भूख या एक उम्मीद वो बढ़ गई है कि और भी पर्वत को मैं फतेह करूं और अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने जो भी जान पहचान है अपने हरियाणा का और अपने देश का नाम रोशन करूं। तो जी, जिस प्रकार से आप नाम रोशन करने में लगे हुए हैं, पूरे देश का, पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर, तो इसमें सरकार से क्या कुछ बेनिफिट मिलता है? सरकार कितनी सहायता कर पाती है आपकी? जी, सरकार की एक एडवेंचर पॉलिसी ज़रूर है, परंतु वो सभी पर्वतारोहियों के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके अंदर कुछ पहाड़ इंक्लूड किए हैं, कुछ क्या सिर्फ 10 पहाड़ शामिल किए हैं। उस 10 में से 2 पाकिस्तान में है, जिसका वीज़ा किसी को मिलना, बच गए 8 में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडीशन लगा रखी है जिससे कि वो फतेह करना थोड़ा असंभव या मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, उसका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा आता है। एवरेस्ट की चढ़ाई मान ले आप, सबसे ऊंची चोटी है, उसका खर्चा 35 से 40 लाख रुपए है। और सरकार क्या देगी उसके बदले? आपको 5 लाख रुपए और एक ग्रुप सी का कोटा, ना कि नौकरी देगी। ग्रुप सी की जॉब का कोटा ही मिलेगा, ना आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप 40 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए ले रहे हो और आपको उसके बाद भी जॉब सुरक्षा, किसी प्रकार की जॉब या फिर फाइनेंशियली एक तरीके से हेल्प नहीं मिल पा रही। तो वो बहुत ही कह सकते हैं उपयुक्त पॉलिसी नहीं है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। जैसे अब मैं जिस पहाड़ पर जा रहा हूँ उसमें कई राज्य हैं जो उस पहाड़ पर जाने के लिए सपोर्ट करते हैं, हरियाणा राज्य उसमें सपोर्ट नहीं करता। तो वही है कि आप इसका दायरा बढ़ाएं, 10 चोटियों जगह 20 करें, 30 करें, उसका अलग अलग स्तर बनाएं, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप ए के लिए, ताकि इस तरह की चोटियाँ चढ़ने पर आपको ये लाभ मिलेंगे, ये मिलेंगे। हरियाणा जैसे सबको पता है ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल हैं, अन्य खेलों में भी सबसे ज़्यादा मेडल लेके आता है। पर्वतारोही जगत में हरियाणा उभर रहा है अभी,
जी कह सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत से पर्वतारोही हैं जो सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाते कि उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पाती, या फिर फाइनेंशियली अगर वो कुछ कर लेते हैं उसके बाद सरकार से उन्हें कुछ नहीं मिलता, वो घर पे ही रहते। तो सर जिस प्रकार से ये कार्य इतना आसान नहीं है जी, पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करते हो, कहीं चोट लगने का भय, क्योंकि रास्ते खतरनाक रास्ते होते हैं, खतरों के खिलाड़ी आप कहे जाते हो, तो क्या ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है भाई चलते चलते रास्ते में कोई दिक्कत आ गई हो? जी, ऐसा बहुत ही कॉमन है, चोट लगना और पहाड़ से संबंधित बीमारियां होना। मेरे जो साथी हैं ट्रेनिंग के दौरान कईयों को मैंने सामने से टांग टूटते या मोच आते हुए देखा है, और कईयों को बीमारी के कारण कोर्स छोड़ते हुए भी देखा है। बाकायदा मैं जब बेसिक कोर्स कर रहा था तो मुझे भी दिक्कतें हुई थी ऑक्सीजन की, क्योंकि मैं पहली बार उस लेवल पे था। तो लेकिन मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत मानता हूँ अपने आप को कि मैंने वो सर्वाइव किया, मैंने कोर्स नहीं छोड़ा। जबकि जब भी होता था, हम सुबह निकलते थे ट्रेनिंग के लिए तो मुझे ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत होती थी, तो मैं खांसता खुसता कैसे भी कर लेता था। और एडवांस कोर्स में मैंने वो कमियां पूरी की, अपने आप को पूरा मजबूत किया जी। जो कोरोना के कारण शरीर में जो कमजोरियां आई थी उनको दूर किया। और इसके अंदर मेरे साथ भी हादसा हुआ था कि सितंबर 2024 को जब मैं माउंट यूनम कर रहा था, जिसकी ऊंचाई 6111 मीटर थी, तो लगभग 60% रास्ता चलने के बाद रात को मेरे पाँव फिसलने के कारण मेरे जो कमर थी उसके अंदर हल्की सी खिंचाव आ गया था। तो इसके कारण मेरे को चलने में काफ़ी दिक्कत हुई। उसके आगे का रास्ता लगभग 4 घंटे का था, जिसको मैंने दर्द के साथ 7 घंटे में पूरा किया। और जब वो चोट के बारे में मेरे जो गाइड साथ में थे उस दिन, क्योंकि हम पहाड़ पे 2 ही लोग थे, मैं और मेरा गाइड, और कोई भी नहीं था उस दिन। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर कोई हादसा हो जाता तो हमें बुलाने में टाइम लगता, नीचे आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने अच्छे चल रहे थे और अचानक क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया ये हुआ। तो उन्होंने एक बार गुस्सा भी किया, फिर हिम्मत को सलाम भी किया कि आपको बताना चाहिए कि पहाड़ तो यहीं मिल जाएंगे, आप अब बाद में ठीक होकर दोबारा आ जाते। लेकिन वो अंदर एक जुनून भरा होता है ना कि अब तुम पीछे हटना ही नहीं है, कि मैं यहाँ तक आ गया, आप पीछे नहीं जाऊँगा, अब मेरे को आगे चोटी दिख रही है, मैं चोटी पे ही जाना है। लेकिन जिस समय आपके शरीर के अंदर ये दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, आप अपनी स्पीड से जा रहे थे, चल रहे थे, अचानक से कुछ ऐसा आपके साथ हो जाता है कि आप अपने कदम धीमे कर लेते हो, तो क्या उस टाइम आपका हौसला डाउन नहीं हो भैया हमको वापस हो जाना चाहिए, क्योंकि शरीर में तकलीफ होती है तो कहीं ना कहीं वो पहाड़ की चढ़ाई फिर जी, झूठ नहीं बोलूँगा, मन में 1-2 बार विचार आए भी थे। मैंने फिर अपने लिए 2 कंडीशन रखी कि नीचे तभी जाऊँगा अगर मौसम ख़राब हुआ, अगर मैं 3 कदम से ज़्यादा एक बार में ना चल पाया, क्योंकि एक पैरामीटर्स होते हैं, मैंने वही रखे। मौसम जो भगवान की कृपा रही कि मौसम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और हमने चोटी फतेह की। चोटी फतेह करने के तुरंत बाद वहाँ पर बर्फबारी शुरुआत हुई थी, तो मैंने भगवान का बड़ा धन्यवाद किया कि रास्ते में ये सब नहीं हुआ। ये तो जी साक्षात परमात्मा की कृपा भी हुई है आपके ऊपर। बिल्कुल, हम पहाड़ पर जाकर पूजा अर्चना भी करते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। मैंने पूजा अर्चना की, वहाँ पर ध्वज फहराते ही बर्फबारी शुरुआत होगी। मैंने बड़ा धन्यवाद किया कि मेरे को यहाँ तक पहुँचने में इतनी सहायता की भगवान ने। बिल्कुल, यानी कि इंद्र भगवान ने आपका स्वागत किया बिल्कुल वहाँ पे। तो सर जिस प्रकार से आप पर्वतों पे जा रहे हो, ऊपर की चढ़ाई कर रहे हो, उस समय अगर दिक्कत किसी को आ जाती, कई लोग ऐसे होते हैं भी हार मान लेते, नहीं यार ये जोखिम भरा काम है, हमको नहीं करना, लेकिन आप फिर भी आपने किया। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो जो नीचे के लेवल के जो नीचे हम रहते हैं, ऑक्सीजन है तो पहाड़ों की क्या सेम रहती है? वहाँ भी बड़ी दिक्कत होती होगी ऑक्सीजन को लेकर भी? जी बिल्कुल भी सेम नहीं है यहाँ की स्थिति और पहाड़ की स्थिति है ऑक्सीजन के मामले में। जी बहुत से क्लाइंबर्स हैं जो वो ऑक्सीजन अपना एक छोटा सा टैंक रखते हैं साथ में, कि ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, असुविधा हुई तो वो ऑक्सीजन का सहारा ले सकते हैं। अब मैं आपको अंदाजे से बता सकता हूँ कि हम यहाँ शिवानी में बैठे हैं, यहाँ का ऑक्सीजन स्तर है 100 जी। हम पहाड़ की जो ऊंचाई की बात करें, मान लो मैं किलिमंजारो जनवरी में किया था जिसकी ऊंचाई थी 5895 मीटर, वहाँ ऑक्सीजन का स्तर था 47% जी। और जैसे कि मैंने सितंबर में माउंट यूनम किया, वहाँ था 45%। तो ऑक्सीजन यहाँ से आधी ही मान के चलिए आप, तो समस्या आती है। खास करके जो सांस के मरीज मैं कहूँगा उनको तो जाना नहीं चाहिए बिल्कुल, कि खासकर ऐसे जोखिम ना उठाएं। और जो शुरुआत कर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपको शारीरिक, आप फिट हैं, जिम जा रहे हैं, भाग रहे हैं तो आप कर लोगे, नहीं, पहाड़ों पर आपकी नहीं चलती, वहाँ पहाड़ों पर पहाड़ों की चलती है। पहाड़ देवता माने जाते हैं उस क्षेत्र में, तो पहाड़ जब कहेगा कि आपको चढ़ना है तो ही चढ़ पाओगे आप बिल्कुल। जैसे कि एग्जांपल दिया कि बर्फबारी का मैंने, वो बर्फबारी एक दिन पहले भी हो सकती थी
और अगले दिन भी हो सकती है। जब हमने नीचे जाके पता किया कि अब उस दिन हम लोग क्यों नहीं थे, क्योंकि 2 या 4 ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती, क्योंकि पहाड़ है तो एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है वो, तो 2, 4, 5 मिल ही जाते हैं पर्वतारोही। हमें कोई नहीं मिला, सिर्फ जब हम जा रहे थे रास्ते में एक उतरता हुआ मिला था, बाकी हमें कोई पर्वतारोही नहीं मिला। तो हमने पता किया तो बोला कि यहाँ मौसम ख़राब बताया हुआ था। और जबकि जब मैंने पूरी चोटी फतेह कर ली तब जाके मौसम खराब हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ ने मेरे को बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल आपका साथ दिया है। तो सर जिस प्रकार से मतलब आप अपने चोटी फतेह करने के लिए जा रहे हो, रास्ते के अंदर अगर कोई तूफान बारिश आ जाती है तो क्या वहीं से आपको वापसी करनी पड़ती है? डिपेंड करता है, क्योंकि जिस टाइम वो पहाड़ का जो रास्ता होता है बरसात की वजह से रास्ता खराब हो जाता है, पाँव फिसलने का भय रहता होगा। बिल्कुल रहता है। पहाड़ों में भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि आम रास्ते नहीं होते जी। जैसे आप सोचो एक पगडंडी सी दिखेगी, आप उसके ऊपर चलते जाओगे, वो ऐसा नहीं होता, आपको पता नहीं चलता कि कौन सा रास्ता है। तभी हम एक स्तर तक गाइड का प्रयोग करते हैं जो उसको पहले चढ़ चुका होता है। जी हाँ। उसके अंदर हम पर्वतारोही एक निशान भी बना के चलते हैं भी। एक आपने कई बार फिल्मों में देखा हुआ टीम में कि ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, वो कोई शौकिया नहीं होते, वो पर्वतारोही का साइन होता है कि ये रास्ता है, हम यहाँ से आए। अगर कोई दूर खड़ा है उसको पत्थर वहाँ दिख रहा है, मतलब आप वहाँ से आप पत्थर पे पहुँच जाओगे ना तो आप सही रास्ते पे हो। दूसरा पत्थर दूर रहे तो उस पत्थर तक जाना आपको। तो ये एक निशानी हम छोड़ते हैं, पर अगर किसी से गिर जाए तो दोबारा बनाता हूँ जी। तो ये होता है। दूसरी बात, मौसम ख़राब हो जाए तो वापस भी लौटना पड़ता है, ऊंचाई से नीचे भी उतरना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि समतल जगह मिल गई हमें, तो वहाँ हम टेंट भी लगा के रुक जाते हैं कि इतना रात का समय नीचे ज़्यादा नहीं जा सकते। तूफान इतना भारी है कि रुकना पड़ेगा, चलना नुकसान है। कई बार क्या होता है कि चलना सेफ होता है, भाई नीचे उतर के सेफ हो गए। कई बार कहते हैं वहाँ से हटना ही खतरनाक हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर ये सेफ जगह है आपकी, इस जगह को मत छोड़ो, तो हम क्या करते हैं, अपना एक तंबू टेंट साथ रखते हैं जी, वो उसको लगाते हैं, उसमें मैट बिछाते हैं, उसे बंद करके हम वहीं आराम करते हैं जब तक तूफान शांत नहीं हो जाए जी। तो सर जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी आई थी, उस महामारी के अंदर कई लोग हैं जो अपने आप को ऐसा ही महसूस करने लगे थे, किसी ने हार मान ली थी, लेकिन उस महामारी के दौरान भी आपने अपने आप को ज़्यादा निखारा है, अपने आप को और रेडी किया है उसके लिए करने के लिए। तो इस महामारी से आप में कोई ऐसा कुछ नहीं हो, भाई सरकार भी कुछ मदद नहीं कर रही, आर्थिक स्थिति भी भाई हर किसी की ऐसी नहीं हो पाती कि हम इतने पैसे लगाकर फतेह हासिल करें, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हौसला डाउन नहीं हुआ? जी देखिए, मुश्किलें ना आए जब तक उस संघर्ष करने का मज़ा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आगे बढ़ना है, मुश्किलें ना आए इसका मतलब आप कोई कठिन कार्य या कोई बड़ा कार्य कर ही नहीं रहे, सीधी बात है। बिल्कुल। इसलिए आपके आगे मुश्किलें आ रही है, इसका मतलब आप कोई ऐसा रास्ता चुना है जो हर कोई नहीं चुन पाता। बिल्कुल। और उसके लिए हौसला और शारीरिक शक्ति की और मानसिक शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है। बस यही है कि आप एक पॉजिटिव उम्मीद रखें कि जो होगा अच्छा होगा, आप अपना काम करते रहें। अब मैं ये नहीं करूं कि सरकार मेरी वो नहीं किया तो मैं जाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल, मैं कदम तो बढ़ाऊं, बिल्कुल, फिर उम्मीद करूं सरकार भी कोई एक कदम बढ़ाए। तो भाई तभी तो कहते हैं भाई अगर उजियारा अगर वो खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। अगर कुछ करने का हौसला, अगर कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर मौजूद है तो हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने के लिए। और जिस प्रकार से सर ने बताया है कि सरकार के कोई ज़्यादा बेनिफिट को नहीं मिलता, अपने खुद के निजी खर्चे पे ही करते हो सर? बिल्कुल निजी खर्चे, खुद के निजी खर्चे पे ये इतनी बड़ी चोटियाँ जो है वो फतेह करके आ रहे हैं। लेकिन भी सरकार को भी इसमें चाहिए कि इनकी जो वो ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि उच्च अधिकारियों तक, राजनीतिक गलियारों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन जवानों के अंदर जो हौसला, जो जज्बा है, इनके जज्बे को एक निखार के और आगे लड़ने का काम करें। तो सर जिस प्रकार से अभी आने वाले दिनों में कब जारी हुआ फतेह करने के लिए, कौन सी चोटी बताई आपने? जी माउंट एल्ब्रुस है, वो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। इसके लिए कब जा रहे हो आप? इसके लिए मैं 31 तारीख को मेरी फ्लाइट है दिल्ली से सुबह 4 बजे, और 1 तारीख को मैं रसिया में पहुँच जाओगे जी। तो जी जिस प्रकार से दर्शक हमारे देखने वाले, उनको क्या संदेश देना चाहोगे भाई इस तरह से, मतलब ये कार्य करने से, जिस प्रकार से आपने एक हौसला रख के चोटियाँ फतेह, इनमें क्या आप अपना सुनहरा भविष्य देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने सर्टिफिकेशन किया है एडवांस माउंटेनियरिंग में, इसके थ्रू आपके कई रास्ते खुलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रैकिंग कंपनीज है, आप अगर कोई हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर की तरफ जाता है, अरुणाचल है जैसे, तो वहाँ पर कंपनीज होती हैं जो आपको घुमाती हैं, पहाड़ों के अंदर लेके जाती हैं, आपकी सेफ्टी का, आपके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। उसी तरह मैं एक लाइसेंस्ड हूँ, मैं अपनी एक कंपनी खोल सकता हूँ क्योंकि मैं एडवांस माउंटेनियरिंग में क्वालिफाइड हूँ। और उसी तरह मैं एक ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर सकता हूँ अगर मैं इसी को फील्ड में आगे भी कई कोर्स होते हैं। और जो कोई देख रहे हैं
उसको उनको भी बताना चाहूँ, इसके अंदर आप प्रोफेशनली एक टीचर की तरह भी कोर्स कर सकते हैं कि आप माउंटेनियरिंग से रिलेटेड है, आपने स्कीइंग का नाम सुना होगा, बर्फ़ पे जो करते हैं उसके लिए भी अलग से कोर्स हैं, सरकार के सहायता से चलते हैं इंस्टीट्यूट्स, और 5 से 6 इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में। तो मैं कहूँगा अगर आपका मन है तो एक बार इसको ज़रूर आजमाएं, और इससे आपको अपनी लिमिटेशंस का, अपनी काबिलियत के बारे में ज़रूर पता चलेगा, और ये फील्ड कितनी जोखिम भरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आपको किस हद तक तैयार रहना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको ज़रूर पता चलेगा। बिल्कुल भाई, इनका सीधा सीधा संदेश यही है कि किसी भी परिस्थितियों में आपको घबराना नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने का अगर हौसला है, जज्बा है, तो आप बड़े से बड़े फतेह भी हासिल कर सकते हो। ये थे हमारे साथ मिस्टर प्रवीण कुमार, जिन्होंने पूरी जानकारी हमको दी है, और एक हरियाणा भर में जो है अपने पूर्व भारत के अंदर इन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का, अपने माता पिता का। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि आने वाले जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, वे भी अपना सुनहरा विषय इस तरह के कार्य करके कर सके। तो भाई सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।